अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मदार अदब के साथ मोहम्मद अकबर न्याजी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमने मदार अदब में जिस शख्सियत को मदऊ किया है, अल्लाह पाक ने उन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है और वो एक हमअजैत शख्सियत की मालिक हैं। जी, डॉक्टर नाहिद अख्तर साहिबा, आप हल्का अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी की सेक्रेटरी भी हैं और बहुत अरसा दराज से इस मनसब को संभाल रही हैं। आप शायरा भी हैं, अतीबा भी हैं और इसके अलावा आप मौसीकी फ़न मौसीकी से भी गहरी दिलचस्पी रखती हैं। तो आज उनके साथ मदार अदब में गुफ्तगू का सिलसिला होगा। तो डॉक्टर नाहिद अख्तर साहिबा, हम आपको मदार अदब में खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई हैं। सबसे पहले आपकी फ़नी सफ़र के आगाज़ के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि आर्ट और अदब से आपकी जो ये दिलचस्पी है, इसका रुझान आपके अंदर किस तरह से पैदा हुआ और कब आपको ये ख्याल आया कि आप मैदान अदब में सरगर्म अमल हो सकती हैं? असल में कुछ चीज़ें खुदादाद होती हैं, बल्कि अक्सर चीज़ें खुदादाद होती हैं जी। सिर्फ बात ये होती है कि कब, किस वक्त, किस ज़माने में, किस टाइम पर आप खुद शनासी के मराहिल से गुजरते हैं जी। क्योंकि अक्सर लोग जो है अपने आप को नहीं पहचान पाते। सलाहियतें खुदा बहुत देता है, हर इंसान को देता है, वो कुदरत का फैज़ जो है ना, वो जारी सारी रहता है। तो हम स्कूल टाइम में गलबन छोटी मोटी कुछ शेर जोड़ा करते थे, आज भी जोड़ा ही करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत लिखते लिखते मैट्रिक तक अच्छा खासा मवाद जो है, लेकिन उस वक्त तक हमें ये नहीं मालूम था कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। खामोश तबा थे, वो जितनी खामोशी थी वो जाके अब टूटी और बुलंदाहम हो गए हम जी। तो बस उसके बाद वो हम लिखते रहे कुछ। फिर 2000 के लगभग, यानी उसके इब्तदाई दहाई में एक गज़लों की किताब आई, वहशतें हम रकाब अपने। वो एक संजीदा गज़ल का या शेरी सफ़र था। उस पर शबनम शकील ने लिखा कि परवीन के दौर में, परवीन शाकिर के दौर में कोई अपनी अलग से पहचान बनाए या अपनी एक अलग अस्लूब लेकर चले, ये बड़ा मुनफरिद चीज़ है जी। तो वो उसके बाद फिर चल सोचा, बीच में ऐसा हुआ कि कुछ महफिल में हम गए, कुछ उस वक्त तो अदब का इतना ज़्यादा वो नहीं था, इतनी तंजीमें भी नहीं थी जी। गलबन कर्नल मकबूल साहब की एक हरफ अकादमी हुआ करती थी, तो वो प्रोग्राम्स किया करते थे, तो हम उनमें भी जाते थे। उन्होंने बहुत लोगों को वो किया। फिर बीच में कुछ लोगों ने कहा कि आप, क्योंकि ख़वातीन का तो बिल्कुल भी वो नहीं था जी, रुझान नहीं था और ना ही उनके लिए साजगार माहौल उस दौर में। हाँ बिल्कुल। तो वो फिर हम भी गोशा नशीन हो गए जी। एक लंबा अर्सा गोशा नशीनी के बाद फिर किसी ने सदा लगाई, और हमारी आदत है कोई सदा लगाए तो निकल पड़ते हैं क्या मुसीबत ही लगाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह से शायरी में भी काम किया, आप अफसाना भी लिखती हैं और तनकीद की तरफ भी आपका मिलान और रुझान पाया जाता है। खुसूसन जब आप हल्का अरबाब ज़ौक़ को किसी भी इलाके का तज़किरा हो जाए तो उसका मतलब है कि उस बंदे को तनकीद से खुसूसी दिलचस्पी और लगाव है जी। और ये सिनफ़ अदब की ऐसी शाखें हैं जिनमें नॉर्मली शायर तनकीद की तरफ या तनकीद करने वाला शायरी की तरफ या अफसाने की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन ये मौसीकी की तरफ आपका जो रुझान पैदा हुआ, तो इसकी क्या वजूहात थी? कि आपको बचपन से ऐसे लगाव था या फिर ये कोई महज़ इत्तफ़ाक़ी कोई सिलसिला हुआ कि आप मौसीकी की तरफ भी? नहीं, मौसीकी जो है ना, वो समझ लें वालिदैन का कोई ताल्लुक तो नहीं था उस तरह से, या ख़ानदान का बिल्कुल भी नहीं था जी। लेकिन हमारे वालिद साहब जो है ना, फिल्मों के बड़े शौकीन थे और मौसीकी के इस कदर थे, क्योंकि उनके वालिद साहब, हमारे दादाजी, उनको कमरे में बंद कर दिया करते थे कि ये फिल्में देखने ना जाए। तो वो क्या करते थे कि खिड़की जो है ना, उन्होंने खिड़की तोड़ के जी वो निकल जाया करते थे। अच्छा, फिल्म ज़रूर देखते थे। अच्छा, वो फिर वालिद साहब, दादाजी की डेथ हो गई सऊदी अरब में उम्र के बाद, तो फिर वालिद साहब वहाँ गए
लेकिन यकीन माने कि वो सऊदी अरब की ज़मीन जिसको हम समझते हैं कि वो सकाफत से कुछ वो लेना देना नहीं, वहाँ वो अपनी फिल्में देखते और मौसीकी से वो जब पाकिस्तान आया करते थे ना, तो एक अलग उनके पास सामान के साथ एक ब्रीफकेस हुआ करता था जी, और उसमें वो पुरानी फिल्में, लता के कैसेट्स, रफ़ी, सैगल, ये सारे जो है ना, किशोर, तलत महमूद, यस बिल्कुल, तो वो गाने यस हमारी वालदा भी सुबह लगाती, रेडियो ऑन कर देती और रात के वक्त जाके बंद होता, उसमें वो झांझर, फौजी भाइयों के प्रोग्राम, फला फला पर। अच्छा, हमें गानों का वो अंदर रचाव होता चला गया, कहीं जमा होते गए, और हमारी आदत ये बन गई, जब तक गाना अपने पूरी उसके साथ ना हम वो याद ना कर लेते पूरे म्यूजिक के साथ, पूरी उसके साथ, तो हम सो नहीं सकते थे। अच्छा। वो पता चला कि एक बड़ी कसीर तादाद में ना हमारे अंदर गाने जमा हो गए, गाने जमा हो गए। फिर जब लोकरसा में इत्तफाकन आए, नईम फातिमा वहाँ शुरू कर चुकी थी ओपन माइक, नईम फातिमा, अच्छा ठीक है, तो वो ओपन माइक, तो वो एक दिन लाहौर जा रही थी, तो उन्होंने सलमा सिद्दीकी जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और मुझे तो समझ लें कि आगे आगे करने में इन दोनों शख्सियत का बड़ा हाथ है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो कहने लगी कि नाहिद संभाल लेंगी, आप चले जाएं लाहौर जी। वो करते करते हमें कंपेयरिंग मिल गई जी, कंपेयरिंग करना शुरू की, तो वो ओपन माइक वो, और हम साथ साथ फिर हमने खुद भी थोड़ा सा गुनगुनाना शुरू किया, करते करते पता ही नहीं चला कब हम गाने भी लग गए। अच्छा, आप शायरी और अफसाना, तनकीद, अगर इन तीनों मैदानों में, तीनों असनाफ़ अदब में से कोई एक सिनफ़ अदब का अगर आपको इंतख़ाब करना पड़े, तो वो आपके ख्याल में कौन सी सिनफ़ अदब है जिस पे आप कायम रह जाएंगे? शायरी, अफसाना और तनकीद। हाँ जी। तनकीद हमारा बहुत कोई खुसूसी मैदान नहीं है जी। मतलब उस सेंस में है कि हम हल्के से जुड़कर ना तनकीद के वो सीख गए हैं, वो सारी चीज़ें आ गई हैं, और चीज़ों को समझना आ गया है जी, परखना आ गया है जी। तो नेचुरली, कुदरती तौर पर आपके अंदर तख्लीकी सलाहियत का होना चाहिए। तनकीद एक तख्लीक नहीं है बात जी, तख्लीक का उससे नहीं, वो आप कथारसिस से करते हैं, वो चीज़ों को परखते हैं, वो एक अलग सलाहियत है जी। तो तख्लीक में हमने बारहा जब नज़में लिखी या शेर कहे, तो इतनी तकलीफ महसूस की कि हमने उसको छोड़ने की बाकायदा दुआ मांगी। सही है। तो शायरी अंदर से नहीं जाती जी। नसर में, अफसाने में वो कुछ टान ले लेती है कि नबी किया जाए, तो शायरी आपके अंदर होती है वो, और शायर कभी नहीं ख़त्म नहीं होता। सही है। वो छोड़ भी देना, शायरी उसके नहीं छोड़ती। सही है। तो चाहे हम नबी करना चाहें, गज़ल नहीं कहेंगे तो नज़्म टूट पड़ेगी, कुछ न कुछ उभर आएगा। तो मेरे ख्याल है हम अगर शौरी तौर पे कोशिश करें तो शायरी से दामन नहीं छुड़ा सकते जी। अफसाना कम कम लिखा है। ज़ाहिर है एक दाखिलियत और खारजियत का जो मुशाहिदा होता है, दाखिलियत तो आपके अंदर होती ही होती है, और उस पर आप इजहार करना चाहते हैं, और उसका इजहार आपके लिए कथारसिस भी उसका भी बायस है। लेकिन खारजियत की कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को मजबूर कर देती हैं, और वो शायरी करने पे मजबूर होता है। तो आपकी जो शायरी है वो आपने नज़में और गज़लें कही हैं ज़्यादा, तो आप तनकीद के हवाले से जो आजकल रुझान चल रहा है, आप क्या समझती हैं कि आज का जो तनकीद निगार है वो क्या अच्छे तरीके से तनकीद कर रहा है, या अपनी ज़िम्मेदारी वो निभा रहा है? क्या वो जांच परख रहा है सही तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से? और आज का जो मुआसिर अदब है, उसके शुरा हैं, क्या उनको वो जांच परख रहा है उस तरीके से, और अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा भरा होने की कोशिश कर रहा है? आप क्या समझते हैं? जो तनकीद है ना, वो बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क में अदबी तनकीद भी ले लें, जिस सतह की भी तनकीद ले लें जी, उसका मिजाज ही नहीं है हमारे यहाँ, मिजाज ही नहीं है। सही। हम तनकीद ना सह सकते हैं ना कर सकते हैं, सह नहीं सकते इसलिए कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम एक चीज़ खुद नहीं सह रहे होते तो किसी दूसरे की कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही। उस पर कैसे कर सकते हैं?
तो तनकीद का एक जो बुनियादी अंसर है, या कहने के जो उसकी बुनियाद है, वो है आपका ऑनेस्ट होना, आपका ईमानदार होना, ईमानदारी से चीज़ों को जांचना, उसमें रू रियायत नहीं करनी, दोस्ती नहीं निभानी, दुश्मनी नहीं करनी। बिल्कुल सही है। तहरीर को देखना है, तख्लीक को देखना है, उसके बातन में उतरना है। ठीक है। फिर जो आपकी राय बनती है, जो आपका जहन है, क्योंकि हर तनकीद निकात का अपना जहन होता है। इस खित्ते का मामला ये है कि इसके पास तनकीद भी अपनी नहीं है। ये कुछ जो हमारी इंटरनेशनल तनकीद के वो जो टूल्स हैं या वो जो असूल हैं, वो रट लिए हैं हमने, और जब हम किसी भी तख्लीक को देखते हैं तो उन्हीं पैमानों में डाल के, उनको सांचे में डाल के उसको परखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तनकीद निगाह जो है, एक तो बेसब्रा है, ऑनेस्ट इतना नहीं है। सही है। ठीक है। जब वो ऑनेस्ट होगा तो तख्लीक भी आपको अच्छी मिलेगी, आपको नजर आएगी। आपका अदब क्यों नहीं बैरूनी मुल्क में वो कर रहा, सर्वाइव क्यों नहीं कर रहा? हाँ जी। इसलिए कि उसको नहीं आपके पास तनकीद निगार अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और तनकीद निगार के साथ साथ जो तराजिम का काम है वो भी शायद उस सतह पे नहीं हो रहा कि वो हमारा अदब ट्रांसलेट हो के वहाँ तक पहुँच सके और रसाई दूसरे माशरों में हासिल कर सके, क्योंकि माशरों के मेल मिलाप के लिए मेरे ख्याल में अदब सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन तराजुम का सिलसिला भी उस सतह पे मेरे ख्याल में नहीं होगा। यहाँ एक बात से आपको हम तकलीफ दे बात है, वो तकलीफ दे बात ये है कि तराजुम क्यों नहीं होते, हमारी चीज़ों के क्यों नहीं होते जी। हम जब किसी चीज़ का तर्जुमा हो रहा होता है तो किसी एक टाइम पर जाकर ये पता चले कि वो चीज़ जेन्युइन तख्लीक नहीं है, वो कहीं से अखज़ शुदा है, या वो चरबा है, सरका है, या वो चरबा है, तो बताएं आपकी हैसियत क्या रह जाती है? सही कह। हमारी जो इस वक्त आपको एक मज़े की बात बताएंगे, एक स्टेटमेंट समझिए इसको। हमारे जो अदब है ना, वो भी शोबिस का मिजाज बन गया उसका जी। रातों रात शोहरत पाना जी, एक अपने आप को ऑथेंटिक पोजीशन पर ले जाना, उसकी ख्वाहिश ने हम लोगों के कैसी दौड़ में शामिल कर दिया कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हम अपना जेन्युइन अदब तख्लीक करने के बजाय कारी या इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हमारा कारी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे कारी की जो अबलाग है वो इतना अच्छा नहीं है, और उसकी बैनुल-अक़वामी अदब पर नज़र नहीं है। सही है। फिर हम वहाँ से अदब उठा लेते हैं जहाँ हमारा वहमो गुमान नहीं होता कि हमारा कोई नकाद या हमारा कोई कार्य वहाँ पहुँचेगा जी। उसको तर्जुमा कर लेते हैं, उसको या उसमें से स्टोरी अखज़ कर लेते हैं, और मनो नॉवल भी बन जाते हैं, अफसाने भी बन जाते हैं, किताबें भी आ जाती हैं। ज़ाहिर है नाम और अल्फाज की तरतीब को बदल के बहुत कुछ किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिविटी है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर हमारे अदब के साथ ये अलमिये हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि हम नहीं जा रहे ना जहाँ पे हकीकी अदब तख्लीक नहीं हो रहा वहाँ पे ज़ाहिर है कि इस तरह की चीज़ें आप अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है, और फिर आप वो जो इस मुआशरे की रूह होती है, जो इसकी नब्ज़ होती है, उसके मुताबिक आप वो पैगाम रसानी भी शायद नहीं कर पाते। और ज़ाहिर है हमारे मुआशरे और समाज के मसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं दूसरे मुआशरों की निस्बत, और उस मुआशरे का अदब अगर उठा के हम इस तरफ नाजिल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसमें बहुत सारे जो है वो कबातें होंगी। क्योंकि कुछ मुहावरे हम एक दफ़ा तनकीदी एक नशिस्त में कुछ मुहावरे ऐसे थे शायद किसी तख्लीक में जी, तो वो एक बैरूनी दुनिया के थे, तो वहाँ पर हमने लिखा कि जब आपका कारी यहाँ का है तो आप मुहावरा भी यहाँ का डालें ताकि उससे पता चले कि इस मुहावरे का पस मंज़र क्या है, इसकी सकाफ़त क्या है, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है। अगर आप किसी और दुनिया का मुहावरा यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो उससे हंस क्या कोई उठाएगा, या उससे वो क्या पैगाम लेगा, जब उससे उसका पस मंज़र ही मालूम नहीं। बिल्कुल सही कह रही है। तो आप एक सिर्फ खुद को ये साबित करने के लिए कि आप एक इंटरनेशनल सतह का वो लिख सकते हैं तख्लीक, तो आप अपना कारी कहाँ से लाएंगे, वो कारी भी तो देखें। हाँ जी, और बहुत सारे नज़्मों का, अब मुआसर नज़्मों का जब मुताला किया जाए तो बहुत सारे लोग, मैं भी देखता रहता हूँ, चूँकि
तनकीद से मुझे भी दिलचस्पी है। और तो मुआसर नज़्मों में बहुत सारे ऐसे अल्फाज ऐसा लगता है कि जैसे वो डिक्शनरियों से तलाश किए गए हों और उसके मुताबिक वो जो है वो अपनी तख्लीक को जो है वो कोशिश की गई हो बनाने की। तो उससे भी बहुत, फिर जब आप नेचुरल तरीके से अपनी तनकीद नहीं कर रहे हैं, फितरी तौर पर जो एक चीज़ तख्लीक पाती है, तो फिर जब आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे और तुक बंदी करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर मुतासिर होगी। आप बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर साहब, शायरी और अदब अफसाना निगार जो मुआसिर हैं या माजी में हमारे रहे हैं, तो उनमें से कोई ऐसी शख्सियात जिनसे आप मुतासिर रही हों या जिनके काम के हवाले से आप उनकी मोतरिफ हों कि उन्होंने अच्छा काम किया है अदब के लिए, तो क्या हमारे नाजरीन को आप कुछ ऐसी शख्सियात के बारे में बताना पसंद करेंगी? अदब के मुख्तलिफ जो असनाफ उनमें यकीनन हमारे पास बड़े लेजेंड लोग मौजूद हैं जो हमारे क्लासिक अदब है जी, उस पर हम वजह तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल ही वो है जो गालिब और इस दौर के नुमाइंदगी करता है, या अफसाने में देखें तो इस्मत हैं या कुर्रतुल ऐन हैदर हैं या मंटो हैं। उसके बाद का जो एरा है वो भी हमारे पास बड़ा ज़ख़ीरा है अच्छे अदब का। तो अब जो आ रहा है उसमें मुतासिर होने वाले मुआसिर में आप अगर बता दें। मुआसिर में तो अभी बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, लेकिन एक ऑन द होल राय जो कायम करना ना बहुत ज़्यादा मुतासिर है जिसको हम पढ़ रहे हैं बस सबको। जी नहीं, आप के कहने का मतलब है कि आने वाले दौर में ज़्यादा अंदाज़ा लग सकेगा। ये जब इस दौर में ना अभी पिछले दिनों वबा के दिनों में हम सुनते थे फलां अदीब या शायर की डेथ हो गई, रहलत हो गई, तो हम ये कहते थे कि आसमान जो अदब का आसमान है इसका एक और तारा कर गिरा। और ये जो बांझ, ये सदी जो है ना ये हमें कदरे बांझ लग रही है। एक अभी तक हमारे पास जितने हैं ना वो पिछली सदी के हैं जी, ठीक है। 21वीं सदी की ये तीसरी दहाई, दिलचस्प बात किया तीसरी दहाई तक अभी तक हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जो आगे इस सदी को ना चला पाएगी या एक अदब को कायम रखने में और उसको एक अपना फखर दे सकेगी और उसको नामवर हस्तियां दे सकेगी, कोई चीज दे सकेगी। ये तीसरी दहाइयों का मिजाज जो है ना वो दिखाई दे जाता है। सही है। तो हम ये मायूसी की बात नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छे निकले, लेकिन अभी तक ये जो दौर है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल खासतौर से मीडिया का, इसमें कछुए की रेस नहीं है जी, खरगोश की दौड़ है जी। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखिए आप मुआसिर अगर अदब पर नज़र रहे तो इतने ज़्यादा शुरा और इतने ज़्यादा अदबा होते जा रहे हैं कि उस रेस में नहीं पता चल रहा है कि कौन क्या लिख रहा है। बिल्कुल। और दूसरा मैम ये जो हमारे जो सोशल मीडिया का रुझान एक पैदा हुआ है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा फोरम भी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को भी मिल जाती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, आप अपनी एक प्यारी चीज़ जो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पे अदब को चूचू का मरबा भी बना दिया है। आप देखेंगे बहुत सारी बेवज़न चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी कोई टेक्निक नहीं होती नसरी अदब में भी, और उनके ऊपर हमारे बहुत अच्छे लिखने वाले भी वाह किए जा रहे होते हैं और ग्रुप बंदियां बनी हुई हैं कि जी आप इसकी इतनी लाइक्स होनी चाहिए और लेकिन इससे मैं ये समझता हूँ या मैंने जो मुशाहिदा किया है कि एक गैर मेयारी अदब भी साथ साथ परवान, किसी का कलाम किसी के नाम से शाया हो रहा है और फिर वो किसी बड़े शायर के साथ उसके कलाम को तोड़ मोड़ के वो बिल्कुल बेवज़न चीज़ बना के तो पेश की जा रही है और लोग उस पर वाह भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये चूँकि एक
ऐसी फोरम है, एक ऐसा मीडियम है, इंटरनेट और सोशल मीडियम जो है कि जहाँ पे ये चीज़ बहुत अरसे तक, शायद सदियों तक भी महफूज रहेगी। तो क्या वो एक गैर महरी अदब भी साथ राइज हो रहे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? ये बात देखें, एक टाइम था पीटीवी का दौर जी, मखसूस किस्म के अजारादारी जी, ठीक है। उस दौर में जब हम देखते थे तो एक मुहर्रम का मुसालमा होता था, एक जश्न आज़ादी का मुशायरा होता था जी, एक ईद का मज़ाहिया फ़काहिया मुशायरा होता था जी, ये 3-4 मुशायरे थे जी, और इनके 3-4 सिक्का बंद किस्म के शोरा थे जी, पक्के जी, वही थे। उस दौर का हम बता सकते हैं, फिर 3-4 नाम थे जो हमें पता था। अच्छा, हम समझते थे पाकिस्तान में ये 4-6 शायर हैं और अदीब तो कोई है ही नहीं ना, मतलब अफसाना निगार तो कोई है ही नहीं, पता ही नहीं नावल निगार भी कोई होता है, और शायर पक्के यही हैं। परवीन शाकिर से हटकर हमें नहीं पता था कि कोई शायर और भी है। इफ्तिखार आरिफ साहब थे, फराज थे, कासमी साहब थे, कतील शिफाई थे, अहमद फराज थे, बिल्कुल बहुत सारे थे, लेकिन इनके अलावा हमें इल्म नहीं था जी। अच्छा, जब आप किसी चीज़ का एक नेचुरल रास्ता रोकते हैं, एक फितरी बहाव रोकते हैं जी, तो वो वहाँ पर बहुत कुछ जमा हो रहा होता है, एक सैलाबी सूरत हाल। फिर जब वो फटता है और आप उसको स्मूथ रास्ता नहीं देते, एक फितरी रास्ता नहीं बनाते उसका जी, तो फिर जब वो एकदम फटता है ना, तो फिर ये सूरत होती है। सही है। जब हमारे पास ये चैनल्स आए तो पहला गुबार तो सियासी तबसरों का फटा जी, ठीक है। हर शख्स एंकर बन गया, हर शख्स ने खुला सियासत के परखचे उड़ा दिए जी, वजीरों को इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, इसको जिसको जितना कोई बेइज्जत कर ले वो उतना बड़ा एंकर बन गया, सही है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने आपके समाज को डैमेज कर दिया, सही, आपके अवाम का, अपने अवामी नुमाइंदों से, सियासत से ईमान उठ गया जी, ठीक है। आपने एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया, ठीक है। इसी तरह से अदब की तरफ आइए जी, जब वो उन लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, तो सोशल मीडिया ने इतनी सहूलत की कि घर बैठे एक बंदा अपनी वॉल खोलता है और उस पर जो चाहे लिख देता है जी। अब उसे किसी सिक्का बंद किस्म के उसका जूतियाँ सीधी नहीं करनी पड़ती और ये जुमला नहीं सुनना पड़ता, अरे तुम क्या लिखोगे तुम्हारा जी, ठीक है। अब इसमें मयारी और गैर मयारी एक सफ़र है ना जी, जाहिर है उसका एक, इसमें जब आप मयारी चीज़ें भी मिल रही हैं, पहले हमारे अकाबरीन जो है उनको ये घबराहट थी कि सोशल मीडिया पर हम नहीं आते, भाई ये सोशल मीडिया पर तो हर एरा बैठा हुआ है, सही है, ये क्या है वो क्या है, हम नहीं आते। कुछ टाइम के बाद उन्हें पता चला कि सोशल मीडिया वो वाहिद मरकज़ है जो आप घर बैठे बगैर टिकट कटाए, बगैर जहाज़ का सफ़र किए, बगैर किसी उसके सीधा दूसरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं, उसके कारी तक पहुंच रहे हैं जी। तो तब अकाबरीन भी हमें सोशल मीडिया पर नजर आने लगे, बिल्कुल ठीक है। अब आपके बाद वो कचरा जो जमा है, इसकी फिक्र ना कीजिए, ये सारा इकट्ठा होकर ना खुद दफन हो जाएगा, सही है। वक्त का एक अपना फैसला होता है, एक छानी करता है, छानता है, वक्त की छलनी है, ठीक है। उसमें से जो चीज़ें मयारी नहीं होंगी वो सारी छन जाएंगी, रह वही जाएगा जो सही है, बिल्कुल अच्छा सही कह रही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। वक्ती तौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत क्लिक कर जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, वायरल हो गई फलां चीज़ ये। अभी हम कल एक बड़े मारूफ शायर जो नौजवानों के पसंदीदा शायर बने हुए, तो हम खुद भी कुछ उनका कलाम पढ़ा हुआ था, मुतासिर थे। तो कराची में एक मुशायरे में उनको बुलाया गया और बड़ी उनकी पहले हवा खड़ी की गई, लेकिन जब उन्होंने शेर सुनाया तो नीचे ऑडियंस जो है ना उनको समझ नहीं आई कि दाद कहाँ से दें, तो उनके अपने कोई बंदे जो थे वो दाद दें। हाँ जी। तो कहने से मुराद ये है कि आप अपना एक वो बना सकते हैं, एक हवा खड़ी कर सकते हैं, एक वो हर चीज़, लेकिन ये वक्ती होता है। फिर गहरी ये ऐसा तारा ना एक ही बार चमकता है जी, और फिर वो डूब जाता है जी। पता चल जाता है कि आसमान पर वही तारे हैं जो अपनी रोशनी से जी जिंदा है। तो इसलिए इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता इनको, बल्कि अच्छा है आज मार खा रहे हैं, कल शायद इनमें से बहुत सारे जो है संभल जाएंगे। जी मैम, बहुत खूबसूरत बात आपने की। मैं ये सवाल अक्सर अपने
मेहमानों से करता हूँ। और मुझे आपने बहुत बेहतरीन आज जवाब दिया इस हवाले से। और सवाल का मकसद भी यही था कि इससे जो अदब का जो हमारा मैदान है वो किस जगह पे जा रहा है, उसकी गिरें थोड़ी सी हमारे नाजरीन के सामने भी खुलें और हमारे लिखने वाले भी शायद उसको थोड़ा बहुत महसूस कर सकें। जिस तरह से आपने बात की, अकाबरीन की बात की, अजारादारी की बात की, इसी तरीके से आज के अदब में, आज के अदबी तंजीमों पे भी जब हम नज़र डराते हैं तो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जिनकी अपने सदूर है, अपने मेहमान हैं, स्टेज हैं, वाह वाह करने वाले लोग भी 3-3 4 वो साथ लेके आते हैं, वो उनको दाद देता है, वो उनको दाद देता है। और इस तरह से हालांकि कि एक तंजीम तो मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि उनके मुशायरों में अगर बंदा गलती से चला भी जाए तो वो अखलाकन भी उस अदीब या उस राइटर या शायर को अपने स्टेज पे अखलाकन भी नहीं बुलाते कि आप भी आके कलाम पढ़ लें, अगर आप तशरीफ़ ले आए। अच्छा। अपने मखसूस ही लोगों को बुलाया जाएगा हर मुशायरे में। सही। और यकीनन वो अदबी तंजीमें इस गुफ्तगू को समझ भी सकती हैं कि किन की तरफ इशारे हम कर रहे हैं, क्योंकि तरवीज अदब का जब मामला आता है तो उस मामले पे मैं बिल्कुल भी किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता। और मदार अदब में भी हम अपने मेहमानों से इसी तरह के ही सवालात करते हैं ताकि हमारा अदबी सफ़र बेहतर हो सके, आसान हो सके और तरवीज में बेहतरी हो सके। तंजीमों के हवाले से बात करें तो हम खुद इस चीज़ से बहुत टाइम से ना परेशान थे जी कि हर मोड़ पर ना जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं ना किलियों में, इस तरह, बल्कि खुम्बियाँ हम इनको कहते हैं, खुम्बियों की तरह जी। इस कदर बेतहाशा तंजीम है, इस कदर बेतहाशा तंजीम है। और वो उनके काम क्या है, ख़ास तौर से बाहर से कोई आ रहा है, शहर से बाहर है, और उससे भी ज़्यादा मुल्क से कोई बाहर से आ रहा है, फ़ौरन पकड़ लो, ठीक है, 4 पैसा पकड़ो, उसके तकरीबी रुनुमाई करा दो। हाँ जी। उसके शान में मुकामी लोगों से कसीदे लिखवाओ। सही है। और बेतहाशा कसीदे लिखवाओ। वो दरबारी दौर वापस लिख के आने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई हमारे पास किताब आती है ना तो हम यकीन माने कि उस पर लोगों की जो राय होती है वो कभी नहीं पढ़ते। सही है। हम किताब के जनरल मवाद पढ़ते हैं। हाँ जी। वो मवाद पढ़ के जो हमारी राय बनती है हम उस राय को अहमियत देते हैं बनिस्बत उसके कि वो पीछे फला बड़े साहब में क्या लिखा हुआ था, फला क्या लिखा हुआ था, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वही दोस्तारी है मखसूस। हाँ जी, मन तेरा जी बगोयम तू मेरा मुल्ला बगो, और इस तरह की सूरत तंजीमें इस तरह उगी हैं, बेतहाशा उगी हैं, बेतहाशा, यानी एक एक फर्द पर भी एक पूरी तंजीम खड़ी है, वही सेक्रेटरी है, वही सदर है, वही सब कुछ है, अल्लाह ना ऐसे। लेकिन इससे अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे हलकों को थोड़ा सा डैमेज हुए क्योंकि वो जो आदि थे ना कि हमारी जैसी तैसी है उस पर वाह हो जाए, तो वो लोग हलकों की संजीदा महफिलों से ना हट गए और उन तंजीमों में चले गए जहाँ पर हमने खुद देखा किसी को अगर हल्के में बुलाया उसको कि अच्छी खासी धुनाई हो गई तो उसने कहा ये हल्के ठीक नहीं है जी, ये मेरी शायरी का ऐसा कहता ऐसा ऐसी की तैसी कर दी। तो बात यह है कि आपका जो मुशायरों की शायरी होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, वो होती है जो फुल तरसील करती है, यानी बिल्कुल आम से आपके दिल को लग गई एक बात जी, आम लोगों लहजा, आम मसाइल, तुम आए नहीं आए तो मुझे ये हो गया वो, मतलब एक डायरेक्ट जी। जो हल्कों में शायरी पेश होती है या हल्कों में जो मवाद पेश होता है, जो हल्का वागिस हो कोई भी है, ठीक है, किसी भी शहर का है, किसी भी वहाँ पर ऐसी चीज़ों को वो देखते भी। हाँ जी, हल्के का मिजाज हर दौर में और हर जगह पे, क्योंकि एक पुराना और सबसे फ़ाल इदारा है जो तहरीक पाकिस्तान आज़ादी पाकिस्तान से भी पहले से मुतहरिक है, 1939 जी 1930s के जो है दौर से। तो अच्छा, हल्के का चूँकि तज़किरा हुआ तो मुझे आप भी हल्के से तल्लुक़ रखती हैं, मैं भी हल्के से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन
इसके बावजूद हम अपने नाज़रीन तक आपकी गुफ्तगू पहुँचाने के लिए, आपके नज़रियात और एहसासात उनके साथ शेयर करने के लिए कुछ सवालात करना ज़रूरी समझते हैं कि हल्के अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी की आप बिला मुकाबला सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं काफ़ी मरतबा, और आपने बड़ी जाँफशानी से और दिलजमी के साथ काम भी किया और आप हम वक्त तैयार रहती हैं अदब के सिलसिले को सर अंजाम देने के लिए, चूँकि इसके हफ्तावार इजलास होते हैं और फिर ये कोरोना का दौर भी इसने भी बड़ा मुतासर किया। तो आपको जनरली हल्के अरबाब ज़ौक़ को संभालते हुए किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कोरोना के अलावा भी और कोरोना के साथ भी किस तरह के मसाइल ने जन्म लिया? एक तो कोरोना है ना, एक कोरोनाई मिजाज होता है कोरोना तो एक वबा टाइम के लिए लहर आई है, चली जाएगी, कभी कम हो गई कभी बेश हो गई। एक हमारा कोरोनाई किस्म का मिजाज है जी, और वो हल्कों में जो होता है उसका सामना करना बड़ा मुश्किल है और वो हम फेस करते हैं। ये कोरोनाई मिजाज को हम अमरियत का मिजाज भी कह सकते हैं, दूसरे लफ्जों में अमराना रवैया जो है हमारे ये है। हल्कों में अगर किसी चीज़ ने हमें किसी हद तक कह लें कि परेशान किया या थोड़ा सा हम वो हुए इस चीज़ से जी, वो ये था कि वो एक बात ग्रुपिंग की जी, कि अच्छा ये ग्रुप चल रहा है तो ये ग्रुप बीच में से कट हो जाए जी, मैं अपने साथी लेकर यहाँ से निकलूँगा, ठीक है, दूसरा है वो सब। तो हमने जब आए तो हमारा कोई दोस्त उस तरह से ऐसा सिलसिला नहीं कि हमारे कोई मखसूस ग्रुप हो, हमने हर एक को वेलकम किया, आओ भाई, जो हमें पसंद करते हैं वो भी आओ, जो नहीं करते जमहूरी रवैया अख्तियार किया। और उसमें फिर लेकिन वही बात कि कुछ लोग की आदत होती है कि वो रखना डालते हैं जी, लेकिन हम ना जब सफ़र शुरू करते हैं, ये हमारे मिजाज का हिस्सा है, जब हम सफ़र शुरू करते हैं तो इधर उधर नहीं देखते, तीर आए तलवार आए जो मर्जी आए, हम मज़े में चलते रहते हैं। वो फितरत सानिया उनकी बन चुकी है, कोई इस चीज़ से परेशान नहीं होते, सही है, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आपका मुल्क जब चल रहा है जो उसको कितनी दफ़ा डगर से हटाया गया, सही है, ठीक है, अभी तक वो बैलेंस नहीं है, एक समूथ रास्ते पर नहीं है। आपका एक निज़ाम है वो समूथ रास्ते पर है, आपका तालीमी निज़ाम है वो नहीं है, एक जी, बहुत सारे मुश्किलात हमारे माशरे को सामना करना पड़ता है, अदबी मामलात भी, और फिर दूसरा ये है कि अदब के हवाले से रूट्स लेवल पे जो तरबियत का अमल होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अदब की तरफ राग़िब करने के लिए चंद एक गज़लें आप देखें कि वो रख दी जाती हैं वो निसाब में भी, और एक प्रॉपर तरीके से एक जो है उसको मैनेज नहीं किया जाता, उसको उस तरीके से हमारी जो नई आने वाली नस्ल है उसके अंदर उसकी जड़ें नहीं मजबूत की जाती। आपकी इस बात से एक बड़े मज़े की बात ख्याल हमें आया, हम जब पढ़ रहे थे मैट्रिक होगा या 9th होगा जी, तो हमारी उर्दू की टीचर हमें पढ़ा रही थी गज़ल किसी शायर की जी, और वो खासी रोमानवी गज़ल थी। अच्छा, अब वो उस दौर में आपको पता है रोमानवियत क्या चीज़ थी, बच्चों को तो उसका सर पैर ही नहीं था और ना ही बताया जाता था। अब वो गज़ल शायर हम कलाम है महबूब से, और हमारी टीचर कह रही है कि शायर खुदा से कह रहा है, शायर खुदा से कह रहा है। हमें मुस्कुराहट दबानी मुश्किल हो गई क्योंकि हमारा पैदाइशी शायर थे हम, तो उस वक्त भी समझते थे। खैर वो सारी तशरीह करके चली गई, तो हमने उठे और सारों को कहा अब असल तशरीह का वक्त हुआ जाता है, अब खोलो किताब, मैं बताती हूँ कि शायर किसको क्या कह रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही। हमने वो सारी तशरीह करके थे। इसकी बात से ये बात है कि आपने जो कहा ना कि मिजाज नहीं है, हमारे रूट्स नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, वजह ये है कि स्कूलों में जो उर्दू अदब के लिए जाते हैं उर्दू पढ़ाने के, वो आपको लेने ही अदीब या शायर चाहिए जी, ठीक है, सिर्फ वो नाम लें जो सिर्फ उन पर PhD करके बैठे हैं या वो उस पर वो
MA करके बैठे हैं। PhD क्या मैम, आप देखें थीसिस का जो म्यार है, कॉपी पेस्ट करके थीसिस बनाए जा रहे हैं। तो वो अगर वो शायर या अदीब होगा तो वो आपको उस गज़ल का असल मफ़हूम बताएगा। सही है। अगर वो अफसाना निकाल होगा तो वो आपको अफसाने का अर्थ निकाल कर बताएगा। बिल्कुल, उसका मतलब बताएगा, उसकी डिक्शन बताएगा, उसकी टेक्निक बताएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप वो एक तो वो चीज़ नहीं है। टीचर शर्मिंदा होने की वजह से उसको ले दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक है, सही है। हकीकी और मजाजी जो मानों का एक हमारे यहाँ ज़ियाउल हकी किस्म का फ़लसफ़ा है, ये बहुत ख़तरनाक है जी। कोई हकीकी और मजाजी मानी नहीं होते। शायर डायरेक्ट शायर होता है, वो किसी को पसंद कर सकता है, वो इवन उसका महबूब एक इख्तरा होता है। हाँ, कोई भी जज्बा हो सकता है। और अल्लाह से वो तो बहुत सी शक्लें हैं महबूब की। माँ महबूब हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, नहीं मैं आपको बताऊं, कुछ भी हो सकता है। महबूब वो तो आपके बहुत रिश्ते वसी चीज है, वो रिश्ते हैं, इससे भी ज्यादा वसी रिश्ते। महबूब होना और महबूब रिश्ते होना दो मुख्तलिफ हैं। आप हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो नौमेज़ है और वो लिखने के अमल की तरफ आ रहे हैं, ज़ाहिर है जो लोग इसे बतौर तालीमी मजमून के तौर पर लेते हैं तो उनको तो थोड़ी बहुत सूझबूझ आ भी जाती है किताबें पढ़ के, और वो किसी न किसी हद तक अदब के रमूज़ और काफ से वाक़फ़ हो जाते हैं। और जो मरक्का है मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब का, उसके हवाले से भी उनको पता चलता है। लेकिन बहुत से हमारे शुरा और अहबाब पर नज़र दौड़ाई जाए तो जो जिन्होंने ये तालीम नहीं इख्तियार की उनकी तादाद मेरे ख़्याल में तालीम इख्तियार करने वालों से ज़्यादा है, और उन्होंने बहुत अच्छा अदब भी तख्लीक किया। तो नए लिखने वालों के हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, या कोई उनके लिए कोई रहनुमा जो लाइंस हैं उसके हवाले से आप नए लिखने वालों का, चूँकि हमसे तो बड़ा गहरा वास्ता है, इसलिए जब हम हल्के में नहीं भी थे तब भी हमें फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते थे और वो कहते थे कि हमारी तहरीरों को देखें जी। तो शहरी पर उस पर तो हम इतना नहीं करते थे क्योंकि हमें खुद अपने उस पर इतना वो नहीं है जी। लेकिन जो नस्र है वो हमें बहुत सारे लोग अफसाना जब लिखते थे तो भिजवा देते थे, तो हम उनसे कहते थे कि आप पढ़ो जी, हम सुन रहे हैं। वो जब जहाँ कहें ना कि यहाँ जुमला दुरुस्त नहीं है या जुमला और खूबसूरत हो सकता है सही, तो उसको खूबसूरत बनाने का मौका भी उसी को देते थे, जुमला बना कर नहीं देते थे उसे जी। कहते थे 2-3 जुमले और सोचो, फिर वो सोचता और उस बेहतर तख्लीक सामने अमली तौर पर कि उसके बाद अब हम नए आने वालों से सिर्फ ये कहते हैं कि पढ़ो, डट के पढ़ो, सुनो भी, लहजे देखो जी, अल्फाज देखो, वोकैबुलरी अच्छी हो जी, मुताला पहले बहुत करो जी। और मुताले से मुराद मिजाज जो है ना जी जी, अदब का जो मिजाज है जो ढलता रहता है, जैसे हमारी इसनाफ चेंज हुई, हमारी शक्लें चेंज हुई, अगर अफसाने की बात करें तो अलामत आई, तजरीदियत आई, हाँ जी, बड़ी रोमानवी अफसाना, इन सारी तहरीकों का पता होना चाहिए। आप क्लासिक भी पढ़ो, आप ये जदीद तरीन भी पढ़ो और तकाबुल करो, और फिर अपने आप को थोड़ा वक्त जी, हर चीज़ को शायरी मत समझ लो, हर चीज़ को अफसाना मत समझ लो, हर चीज़ को काबिल तहरीर मत समझ लो जी, तख्लीक मत समझो, उसको रद्द करो, इतनी बार रद्द करो कि उसमें से जो निकले वो अर्क जो है ना जी, वो असल चीज़ जौहर जिसे कहते हैं जौहर निकालना जी, वो अपने तख्लीक में से निकालना। मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो ये हमारे यहाँ ताज़ा कारी का रुझान शायरी में, और फिर बहुत ज़्यादा जिद्दत लाने के चक्कर में भी हम कोई अजीब सी चीज़ें तख्लीक करना शुरू कर दी हैं। अब बाज़ अलामती अफसानों को भी पढ़ें तो वो पिछले दिनों हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद में ये बहस चली थी कि ये जो नज़्म पेंट की गई है तो ये आज से 150 साल बाद एक शाहकार होगी।
मैंने उस पर एतराज़ किया था। मैंने कहा अगर 150 साल बाद इसने पैगाम रसानी करनी है तो मुआसर माशरा क्या करेगा, वो फिर रवायत की तरफ जाए। मतलब इस मसले का हल क्या है? सही। तो क्या हमने कोई नादर नमूने अजायब घरों में तो महफूज करने की ये नज़म अजायब घर में रखी जाएगी, या कोई जिस तरह की रह जाने वाली आसार कदीमा, तो एक दिन सारी चीज़ों ने बन जाना है। ठीक है, इंसान की हड्डियाँ भी आसार कदीमा आखिर में बन जाती हैं, उसके इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी उस वक्त का कोई अगर लिखा हुआ एक जुमला भी और किसी पत्थर पे नज़र आता है तो वो भी आसार कदीम। तो ये बहरहाल सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से भी ये चीज़ें। मैम आप हमारे नाजरीन को अपना कोई कलाम, और अगर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप तरन्नुम में सुना सकें तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। तरन्नुम में शायरी तो बिल्कुल नहीं लिखते या पढ़ते नहीं हैं। अच्छा। तो आए तो थे कभी यहाँ हम लोग, आए तो थे कभी यहाँ हम लोग, खो गए जाने फिर कहाँ हम लोग, खो गए जाने फिर कहाँ हम लोग। वाह। और बुझ गए हम चराग के मानिंद, बुझ गए हम चराग के मानिंद, खो गए फिर धुआं धुआं हम लोग। वाह, क्या कहने, क्या हकीकत निगारी है। वाह। रात मैंने एक टूटे हुए मंदिर में, रात मैंने एक टूटे हुए मंदिर में, गले में नित नए रंगों की माला पहने। वाह। थाली के एक कोने में कुछ खुश फूल और प्रसाद सजाए। वाह। बहुत देर तक भगवान का इंतजार किया। क्या कहना है जी, बहुत देर तक भगवान का इंतजार किया। बहुत तो अच्छा। अब इसके वो तलाश करना कि टूटे हुए मंदिर में भगवान का असातीरी और लहजा आपने इसमें इख्तियार किया। एक पंजाबी का शायद कुछ याद आ रहा है। जी जरूर। मुख्तसर पहर है कभी बार, ओदा भी कोई हल सी, ओदा भी कोई हल सी, ओदा भी कोई हल सी जी, जेड़ा दुख कल सी। वाह। ओदा भी कोई हल सी जेड़ा दुख कल सी, जान देंदे गल इन्नी सारी गल सी, जान देंदे गल नूं इन्नी सारी गल सी। क्या कहने, अज दी तारीख दा कदों कोई गल सी। वाह, क्या कहने, पेच नहीं से खुलदे, पेच नहीं से खुलदे, गल्लां विच वल सी, गल्लां विच वल सी। वाह 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 वाह। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं, ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं, ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में। वाह। ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं। जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हा निकाल कर हमारे प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन को
अपनी गुफ्तगू, अपनी शायरी और अपनी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ कराया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हम आपके खुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हों। नाज़रीन, आज के मदार अदब के हवाले से आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको भी सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।